हाँ तो बच्चों, यहाँ देखो, ये पावर शेयरिंग्स चैप्टर है, चैप्टर 1 हुआ। और इसमें पावर शेयरिंग से क्लियर है, ये सत्ता की साझेदारी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द मोर देन वन लेयर ऑफ द गवर्नमेंट। एक से ज़्यादा जहाँ सरकारें रन करती है। अब देखो, सत्ता को एक से ज़्यादा केंद्रों में बदलने के क्या कारण हो सकते हैं, कौन से ऐसे कारण होते हैं हमारे जिसके कारण हमें सत्ता का विभाजन करना पड़ता है, सत्ता की साझेदारी करनी पड़ती है। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सबसे पहले दो हमारे यहाँ केस स्टडी बताने का प्रयास किया गया है। एक बेल्जियम है और दूसरा हमारा श्रीलंका की कहानी है। और इसको तुम पढ़ोगे तो पाओगे कि ये हमारे देश के एक राज्य है हरियाणा, उसे कंपैरिजन करके ये बताने और समझाने का प्रयास किया गया है बेल्जियम की पावर शेयरिंग को और श्रीलंका के पावर शेयरिंग को। अब तुम देखो, ये कंपैरेटिव स्टडी इसलिए यहाँ पर कराया जा रहा है क्योंकि तुम्हें बेल्जियम की कहानी शुरू में पढ़ोगे तो हो सकता है कि समझ में ना आए। श्रीलंका की कहानी भी श्रीलंका की तो समझ में आनी चाहिए, तुम्हारे पड़ोसी देश है ना। लेकिन जब हरियाणा के डाइवर्सिटीज़ फॉर्म को जब देखोगे, समझोगे, जानोगे भारत के एक राज्य का, तो तुम पाओगे कि यहाँ पर भी राज्यों का विभाजन की अगर बात करें या सरकारों को ज़्यादा से एक से ज़्यादा लेयर में फॉर्म करने की जो बात होगी, वो सत्ता की साझेदारी की इम्पोर्टेंस को, है ना, ये सिग्निफाई करने का प्रयास करेगा, इसके महत्व को बताने और समझाने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बुक में ये बेल्जियम की पूरी कहानी को पढ़ें, समझें, ठीक है। फिर इसके बाद में वो श्रीलंका की कहानी को पढ़ें और समझें, तो वो पाएंगे कि एक्चुअली सत्ता की साझेदारी उनकी वहाँ की सरकारों के लिए क्यों ज़रूरी था। तो यहाँ मोटे तौर पर मैंने एक बनाने का प्रयास किया है बेल्जियम के एक मॉडल का, जहाँ पर बेल्जियम एक ऐसी कंट्री, यूरोपियन कंट्री है, जहाँ पर ये टोटल पॉपुलेशन हमारा नियर अबाउट 1 करोड़ के आसपास में है, जहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या इस कहानी में पढ़ोगे तो तुम पाओगे 59% है ना। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या हमारी 40% के आसपास में है। वही जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की संख्या हमारा 1% है, जो इस मैप में तुमको ना बताने और दिखाने का, समझाने का प्रयास किया गया है। अब देखो बाबू, यहाँ पर क्या है कि बेल्जियम में जो डच भाषी लोग ज़्यादा तो थे, लेकिन ये एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और कल्चरली इनकी जो आइडेंटिफिकेशन थी हमारी सोसाइटी में, खास करके बेल्जियम सोसाइटी में, वो एक बैकवर्ड सोसाइटी के तौर पर थी। बट वहीं दूसरी तरफ ये संख्या बल में कम होने के बावजूद भी इनको इकोनॉमिकली हमारा एम्पावर्ड थे, ये आर्थिक रूप से संपन्न थे, सशक्त थे। इनकी एजुकेशनल अचीवमेंट काफ़ी अच्छी थी, इन्होंने अच्छा डेवलप किया था। वही अलग देखोगे तो जर्मन भाषी लोगों की संख्या लगभग यहाँ निग्लिजिबल है, तो ये माइनॉरिटी की तरफ चले जा रहे हैं। तो अब वहाँ पर है क्या कि जो बेल्जियम में जो डच भाषी जो लोग हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है ना, उनकी इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस के पीछे उन्होंने बताया कि सरकार हमारे भाषी समूह के लोगों पर विशेष ध्यान नहीं देती है, तो हमारी बैकवर्डनेस का एक सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरी तरफ इनकी संख्या कम होने के बावजूद भी ये एक डोमिनेंट मतलब बिहेव करते थे वहाँ के लोगों के साथ में, तो यहाँ एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और वहाँ के लोगों ने आपस में मिल बैठ करके तय किया कि हमारे यहाँ 3 लेयर की सरकारें फॉर्म होगी, ठीक है। एक हमारा केंद्र स्तर की सरकारें होगी, जहाँ पर डच और फ्रांसीसी दोनों को समान रूप से उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, है ना। वो प्रोपोर्शनल डिवीज़न हमारा नहीं होगा, इक्वल डिवीज़न होगा, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म किए गए, वो स्टेट को ना लिबर्टी दी गई, ऑटोनॉमी दी गई, स्वायत्तता दिया गया, उसमें हस्तक्षेप रोका गया, ठीक है। और जो ब्रुसेल्स में उसकी जो वहाँ की जो राजधानी है, वहाँ पर जो सरकारें बन रही थी, उसमें भी 50-50 का हमारा कंसेप्ट दिया गया। तो इसको तुम पढ़ोगे तो पाओगे। और यहाँ पर भाषी के आधार पर जो विवाद था, उसको बहुत हद तक, है ना, ये प्रभावित किया, उसको सॉल्व करने में हमारा मदद किया। और ये बेल्जियम का जो हमारा मॉडल है पावर शेयरिंग का, पूरे वर्ल्ड में विख्यात है कैसे हम विवादों का निपटारा करके हम एक डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
वही दूसरी तरफ देखो, यहाँ पर मैंने बनाया है श्रीलंका की कहानी है, तो वहाँ तुम पढ़ोगे तो श्रीलंका में जो कहानी है वो भाषा भाषी के साथ साथ में रिलीजियस हमारा डाइवर्सिटी की भी बात वहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो रिलीजियस डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी और जो लैंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है वो भी हमारा वहाँ कॉमन है। तो अब श्रीलंका की स्थिति है, ये देश ऐसा है जो पड़ोसी देश है भारत का, 1948 में आज़ाद हुआ और वहाँ की आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय की पॉपुलेशन हमारी 2 करोड़ के आसपास की हुआ करते थे, जिसमें 74% लोग हमारे सिंहली भाषा को बोलने वाले थे, सिंहली समुदाय के लोग थे, जो मैक्सिमम बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे, है ना। वहीं तमिल जो बोलने वाले लोगों की संख्या 18% थी, जिसमें 13% हमारे श्रीलंकाई मूल के थे, ठीक है, और 5% हमारे इंडियन मूल के थे, भारतीय मूल के थे। और ये तमिल भाषा बोलने वाले लोग जो थे मैक्सिमम हिंदू थे और मुस्लिम थे। वहीं तीसरी तरफ यहाँ देखोगे कि क्रिश्चियन समुदाय के लोग थे, जो सिंहली और तमिल दोनों मिक्स भाषा बोलते थे और इनकी संख्या 7% के आसपास में थी। और उस देश की पूरी कहानी में तुम पाओगे कि 1956 टू 60 के आसपास में, 1956 से लेकर के 1960 के बाद, ठीक है, वहाँ पर ये सिंहली समुदाय के लोगों ने बहुसंख्यकवाद यानी कि मेजॉरिटी का एक डोमिनेंट रोल प्ले करना वहाँ लोगों ने चालू किया और सिंहली को राष्ट्रभाषा यानी कि जो राष्ट्र की भाषा होती है उसको बनाने और समझाने का प्रयास किया गया। जहाँ तमिलों ने इसको अपने उपेक्षा के तौर पर देखा, है ना, अपने को डिस्क्रिमिनेटेड उन्होंने महसूस किया और इसके लिए उन्होंने पुरजोर विरोध करना चालू कर दिया। और इस तरीके से देश की आज़ादी के बाद से वहाँ पर सिविल वार एक कॉमन कंडीशन है। तो देखो, इस दोनों मॉडल में तुम पाओगे कि बेल्जियम ने काफ़ी अच्छी समझदारी दिखाई, ठीक है, तो उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है ना, पावर शेयरिंग्स के माध्यम से तमाम कन्फ्लिक्ट को उन्होंने दूर कर दिया। लेकिन श्रीलंका भाषा भाषी लैंग्वेज कल्चर के आधार पर जो तमाम प्रकार की जो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होते रहे वो आज तक हमारा जिंदा है और सिविल वार की कंडीशन श्रीलंका में अभी भी बनी हुई है, जिसमें लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, जिसका छोटा फॉर्म हमने यहाँ लिखा है LTTE, जिसका संस्थापक हमारा बिल्लूपल्ली प्रभाकरन यानी कि बीपी प्रभाकरन हुआ करता था। 1980 के आसपास में इन्होंने तमिल को ना प्रमोट करने का काम प्रारंभ कर दिया। तो ये 2 मॉडल ये बताने और समझाने का प्रयास कर रहा है कि कैसे बेल्जियम ने इसको सॉल्व कर दिया, पावर शेयरिंग के माध्यम से अपने देश में डेमोक्रेटिकल सिस्टम को स्टेबल करने में मदद किया। वहीं श्रीलंका जैसा देश जहाँ की GDP की स्थिति ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की स्थिति पूरे वर्ल्ड में रेस्पेक्टिव अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी बेहतर होने के बावजूद भी वहाँ पर पावर को लेकर के अभी भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिविल वार की स्थिति पैदा हो गई है। तो ये दोनों कहानी को पढ़ने के बाद तुम लोग पाओगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, हैं? इसको कहें हम लोग कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिजायरेबल। तो देखो, मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज बताने का प्रयास किया गया है कि इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। समाज में जो भी मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, धार्मिक, कल्चरल, रिलीजियस जो भी हमारे विवाद होते हैं उसको काफ़ी हद तक वो रिड्यूस करने में हमारा मदद करता है। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग इज़ गुड टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। जो हमारे किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसको सुचारू रूप से चलाने में ये पावर शेयरिंग हमारा काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। डिस्क्राइब ये डेवलप द यूनिटी ऑफ द नेशन, है ना, ये किसी भी देश की एकता को, अखंडता को बनाने में हमारा मदद करता है, उसका विकास करता है। पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की मूल आत्मा है, सत्ता की साझेदारी। इस स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी में महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित थे और उन्होंने हमारे देश में पावर शेयरिंग्स को प्रमोट किया था, जिसमें हम लोग थर्ड लेयर की गवर्नमेंट यानी कि लोकल बॉडी देखते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है तुम्हारा टू फॉर्म द लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, यानी कि एक वैध सरकार बनाने में हमारा मदद करता है और वहाँ पर तमाम प्रकार की जो डाइवर्सिटीज़ होती है सबको एक साथ लेकर के चलने की प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। जैसे हमारे देश में भारतीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, है ना। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसके पावर शेयरिंग चैप्टर में उल्लेख किया गया है, जिसका डिटेल्स स्टडी तुम लोग करो,
है ना। यहाँ पर बेल्जियम की कहानी को अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए, श्रीलंका की कहानी को पढ़ने का प्रयास कीजिए, और आप पाएंगे कि पावर शेयरिंग हमारा क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इस पर डिटेल्स जो और भी कुछ हम चर्चा करेंगे वो अगले क्लास में करेंगे। तब तक अभी के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, थैंक यू।